तो आज हम एक ऐसे विषय की गहराई में उतरने वाले हैं जिससे शायद हम सब कभी ना कभी जूझे हैं। मतलब ऐसे लोगों से बात करना जो सिर्फ अपनी सुनते हैं, अपनी ही दुनिया में रहते हैं, जिन्हें आजकल की भाषा में नार्सिसिस्ट कहते हैं। हाँ, आत्ममुग्ध। हमारे पास इसके लिए कई स्रोत हैं। मनोविज्ञान के लेख हैं, कुछ मशहूर विशेषज्ञों के वीडियो ट्रांसक्रिप्ट्स भी हैं, और कुछ बहुत ही निजी अनुभव भी, है ना, जैसे रेडिट से। बिल्कुल। और हमारा मकसद है इन सबको निचोड़कर कुछ ऐसे तरीके निकालना जो वाकई काम आए, ताकि ऐसी मुश्किल बातचीत से हम अपनी मानसिक शांति को बचा सकें। और ये समझना बहुत जरूरी है कि हम एक अलग ही तरह के खेल की बात कर रहे हैं। अच्छा? हाँ, इन सभी स्रोतों को जब एक साथ देखते हैं तो एक बात बिल्कुल साफ हो जाती है। ऐसे लोगों के साथ बातचीत का मकसद कभी भी किसी नतीजे पर पहुंचना या सुलह करना होता ही नहीं है। तो फिर क्या होता है? उनका मकसद सिर्फ और सिर्फ नियंत्रण पाना होता है और किसी भी तरह से जीतना। मतलब तर्क, भावनाएं, आपसी सम्मान, ये सब मायने नहीं रखते। नहीं, ये सब नियम यहाँ लागू ही नहीं होते। इसीलिए हमें एक अलग ही रणनीति की किताब चाहिए होगी, और आज हम उसी किताब के पन्ने पलटेंगे। तो चलिए सबसे पहले उनके दिमाग के अंदर झांकने की कोशिश करते हैं। आखिर उनके इस व्यवहार के पीछे चल क्या रहा होता है? लगभग हर स्रोत एक ही बात पर जोर देता है। उनकी दुनिया मैं, मेरा और मुझे के चारों तरफ घूमती है। बिल्कुल। वो किसी भी सच को तोड़ मरोड़ सकते हैं, अपनी हर गलती का ठीकरा किसी और पर फोड़ सकते हैं, और आपकी कही बात को ऐसे पलट देंगे कि आपको ही लगने लगेगा कि गलती शायद आपकी थी। हाँ, यह असल में एक भावनात्मक अपरिपक्वता है। एक स्रोत में तो उनकी तुलना एक बड़े शरीर में 2 साल के बच्चे से की गई है। 2 साल के बच्चे से? हाँ, जो अपनी पसंद का खिलौना पाने के लिए लगातार आपकी सीमाएं परखता रहता है। मतलब वो ये देखता है कि आपको कितना उकसाया जा सकता है, कितना झुकाया जा सकता है। बिल्कुल। और ये बहुत दिलचस्प है कि ये व्यवहार हमेशा किसी बचपन के बुरे अनुभव या ट्रॉमा से नहीं आता, जैसा हम अक्सर मान लेते हैं। एक मिनट, ये तो बहुत चौंकाने वाली बात है ना? हम तो हमेशा ये सोचते हैं कि ऐसी समस्याएं किसी बुरे अनुभव से ही आती हैं, लेकिन स्रोत ये कह रहे हैं कि बहुत ज्यादा लाड़ प्यार और तारीफ भी इसकी वजह बन सकती है। ये कैसे काम करता है? हाँ, ये सुनने में थोड़ा अजीब लगता है, लेकिन इसके पीछे एक ठोस मनोविज्ञान है। देखिए, जब किसी बच्चे को लगातार उसकी बाहरी उपलब्धियों के लिए सराहा जाता है, जैसे कि वो कितना सुंदर दिखता है या उसके नंबर कितने अच्छे आए हैं, हाँ, या खेल में जीत गया, लेकिन उसके अंदर के गुणों जैसे दया, मेहनत या ईमानदारी पर ध्यान नहीं दिया जाता, अच्छा, तो वो अंदर से खोखला रह जाता है। उसे अपनी कीमत का एहसास खुद से नहीं बल्कि दूसरों की तारीफ से होता है। मतलब वो अपनी एक पहचान बनाने के बजाय अपनी एक छवि बनाता है। बिल्कुल। और उस छवि को बनाए रखने के लिए उसे लगातार दूसरों से प्रशंसा और ध्यान की जरूरत पड़ती है। अच्छा, तो यही है वो जिसे स्रोत नार्सिस्टिक सप्लाई कहते हैं। हाँ, यही है। ये उनके लिए सिर्फ एक अच्छी लगने वाली चीज नहीं है, बल्कि एक जरूरत है, जैसे गाड़ी के लिए पेट्रोल। बिल्कुल सही कहा। और हमारी भावनात्मक प्रतिक्रिया, हमारा गुस्सा, हमारी निराशा, हमारी खुशी, वो उनके लिए सबसे हाई ऑक्टेन वाला ईंधन है। उन्हें यह देखकर तसल्ली मिलती है कि वे दूसरों पर असर डाल सकते हैं। और इसी वजह से वे अक्सर उन लोगों की तरफ खिंचे चले आते हैं जिनमें सहानुभूति या हमदर्दी बहुत ज्यादा होती है, क्योंकि उन्हें पता होता है कि यहाँ से उन्हें ये सप्लाई सबसे आसानी से मिलेगी। हाँ, ये एक तरह का, आप कह सकते हैं कि एक परजीवी रिश्ता बन जाता है, जहाँ एक की जरूरत दूसरे के स्वभाव का फायदा उठाती है। ठीक है, तो अगर हमारी भावनात्मक प्रतिक्रिया ही उनका ईंधन है, तो सबसे पहली और सबसे जरूरी रणनीति तो यही हुई। बिल्कुल, लेकिन कहना आसान है, करना मुश्किल। एक स्रोत में परिवार की महफिल का एक बहुत अच्छा उदाहरण था। सोचिए, कोई रिश्तेदार सबके सामने आपकी नौकरी या सफलता पर कोई ताना कसता है। हाँ, अक्सर होता है ऐसा। पहला मन तो यही करेगा कि आप पलटकर जवाब दें और खुद को सही साबित करें। और जैसे ही आप ऐसा करेंगे, वो जीत जाएंगे। बिल्कुल, उन्हें वही तो चाहिए था, एक ड्रामा, एक प्रतिक्रिया। सही, लेकिन स्रोत एक अलग रास्ता सुझाता है। नाराज होने के बजाय एक गहरी सांस लें, उनकी आंखों में देखें, हल्का सा मुस्कुराएं और बस कहें, हाँ, मुझे भी अपनी इस उपलब्धि पर बहुत गर्व है, पूछने के लिए धन्यवाद। बस कोई बहस नहीं, कोई सफाई नहीं। इससे उनका पूरा मकसद ही नाकाम हो जाता है। वे एक बम फोड़ना चाहते थे और आपने उसे एक फूल की तरह पकड़ लिया। और ये जो भावनात्मक प्रतिक्रिया को बंद करने का तरीका है, इसी के लिए एक बहुत ही दिलचस्प नाम दिया गया है, जिसे स्रोत ग्रे रॉक मेथड कहते हैं। ग्रे रॉक मतलब भूरा पत्थर। हाँ, ग्रे रॉक मेथड।
इसका मतलब है खुद को जानबूझकर इतना नीरस और उबाऊ बना लेना, जैसे कोई भूरा पत्थर, कि सामने वाले को आपसे कोई खुराक ही न मिले। अच्छा। ये ऐसा है जैसे कोई मच्छर आपके आसपास भिनभिना रहा हो और आप हिलना डुलना बंद कर देते हैं। जब उसे खून नहीं मिलता तो वो कहीं और उड़ जाता है। आपकी भावनात्मक प्रतिक्रिया ही उनका खून है। तो इसका मतलब है छोटी और बिना भाव वाली प्रतिक्रियाएं देना, जैसे मैसेज पर सिर्फ के लिख देना। हाँ, ये किसी लंबी चौड़ी शिकायत के जवाब में बस अच्छा या ठीक है कह देना। छोटी, तथ्यात्मक और भावहीन प्रतिक्रियाएं। एक लेख में लिखा भी था, उन्हें कभी ये ना पता चलने दें कि आप परेशान हैं। बिल्कुल। जब उन्हें कोई ड्रामा नहीं मिलता, कोई भावनात्मक उतार चढ़ाव नहीं दिखता, तो उनकी दिलचस्पी खत्म हो जाती है। वे किसी और शिकार की तलाश में निकल जाते हैं। पर क्या ये हमेशा काम करता है? मेरा मतलब है कुछ लोग तो और भी ज्यादा भड़क सकते हैं अगर उन्हें नजरअंदाज किया जाए तो। ये एक बहुत जरूरी सवाल है और हाँ, इसका जिक्र है। ग्रे रॉक का मतलब नजरअंदाज करना नहीं बल्कि उबाऊ बनना है। अच्छा, ये फर्क है। हाँ, अगर कोई बहुत ज्यादा आक्रामक हो रहा है तो ये तरीका शायद खतरनाक भी हो सकता है। ऐसे में एक और तकनीक काम आती है, बातचीत की दिशा ही बदल देना। मतलब एक तरह की जूडो तकनीक। उनकी ऊर्जा को ही किसी और दिशा में मोड़ देना। बिल्कुल। मान लीजिए कोई राजनीति या किसी पारिवारिक झगड़े पर बात शुरू करता है ताकि उसे बहस करने का मौका मिले। आप कह सकते हैं, मैं समझ सकती हूँ कि आप ऐसा क्यों सोचते हैं। वैसे मुझे याद आया, उस नए प्रोजेक्ट के बारे में आपकी क्या राय है? अच्छा। क्योंकि वे अपनी राय देना पसंद करते हैं तो वे अक्सर इस नए विषय पर कूद पड़ते हैं। आपने बिना लड़े ही मैदान बदल दिया। और अगर अपनी बात रखनी ही पड़े तो, जैसे दफ्तर में कोई आपके काम का श्रेय लेने की कोशिश कर रहा हो, तब तो चुप नहीं रह सकते। वहां पर दृढ़ता से लेकिन बिना आक्रामकता के अपनी बात रखनी होती है। स्रोत सलाह देते हैं कि अपनी आवाज और लहजे को धीमा और शांत रखें। मतलब चिल्लाना नहीं है? बिल्कुल नहीं। आप कह सकते हैं, मैं ये साफ कर देना चाहता हूँ कि इस प्रोजेक्ट के उस हिस्से पर मैंने काफी मेहनत की थी और मैं चाहूंगा कि मेरे योगदान को भी पहचान मिले। यहाँ आप उन पर आरोप नहीं लगा रहे, बस तथ्यों को सामने रख रहे हैं। सही। और एक और शक्तिशाली तकनीक है बचाव करने के बजाय सवाल पूछना। वो कैसे? अगर कोई आप पर कोई बेबुनियाद आरोप लगाता है तो मैंने ऐसा नहीं किया कहने के बजाय पूछे, आपको ऐसा क्यों लगता है, या ये बात आपके दिमाग में आई कहाँ से। अच्छा, इससे सारा दबाव वापस उन्हीं पर चला जाता है। बिल्कुल। तो ये तकनीकें तो बातचीत के दौरान खुद को संभालने के लिए हैं, लेकिन मुझे लगता है कि ये सिर्फ उस पल में बचने जैसा है। क्या स्रोत इस बारे में बात करते हैं कि कैसे हम एक लंबी अवधि के लिए अपनी ऊर्जा और मानसिक शांति को बचा सकते हैं, शायद कुछ स्थायी नियम बनाकर? हाँ, और यहीं से हम तात्कालिक उपायों से आगे बढ़कर एक स्थायी समाधान की ओर बढ़ते हैं। लगभग हर विशेषज्ञ इस बात पर जोर देता है कि सीमाएं बनाना सबसे जरूरी कदम है। सीमाएं या बाउंड्रीज? हाँ, बाउंड्रीज। ये अपनी ऊर्जा, अपने समय और अपने आत्मसम्मान के चारों ओर एक बाड़ लगाने जैसा है। जैसे किसी सहकर्मी को साफ साफ कहना, मैं काम से जुड़ी बातें सिर्फ दफ्तर के समय में ही करता हूं, उसके बाद नहीं। बिल्कुल। लेकिन कई बार लोग इन सीमाओं को मानते ही नहीं है, वो उन्हें चुनौती देते हैं। और दिलचस्प बात यह है कि एक विशेषज्ञ बिल एडी इसी बात को एक बहुत ही व्यवहारिक फॉर्मूले में बांधते हैं। अच्छा। वो कहते हैं कि आपको सिर्फ सीमाएं नहीं तय करनी है, बल्कि उन्हें न मानने के नतीजे भी बताने होंगे और उन पर अमल भी करना होगा। मतलब बिना नतीजों के सीमाएं खोखली हैं। हाँ, उन्होंने इसके लिए एक छोटा सा नाम दिया है SLIC मेथड, यानी सेटिंग लिमिट्स एंड इम्पोजिंग कॉन्सिक्वेंसेस। मुझे बिल एडी का वो वकील वाला किस्सा याद आ रहा है। हाँ, वो बहुत अच्छा उदाहरण है। आप कल्पना कीजिए, वो फोन पर है और दूसरी तरफ से उसके क्लाइंट का पूर्व पति लगातार अपमानजनक बातें कर रहा है। वकील ने बहस नहीं की, उसने शांति से कहा, अगर आप मेरे क्लाइंट के बारे में इस तरह बात करना जारी रखेंगे तो मैं ये फोन काट दूंगा। उसने सीमा तय कर दी। हाँ, और वो आदमी नहीं रुका, बोलता रहा। वकील ने बिना कुछ कहे क्लिक फोन काट दिया। यहाँ फोन काटना एक ठोस परिणाम था और उसका असर जबरदस्त हुआ। अगली बार जब उस आदमी ने फोन किया तो उसका लहजा कहीं ज्यादा विनम्र था। उसने सीख लिया कि एक सीमा है जिसे वो पार नहीं कर सकता। बिल्कुल। लेकिन परिणाम तय करने से पहले एडी कुछ सवाल पूछने की सलाह देते हैं। क्या ये परिणाम स्थिति के अनुपात में है? क्या ये सुरक्षित है? और क्या मैं सच में इस पर अमल करने के लिए तैयार हूँ? हाँ, और क्या मुझे इसमें किसी की मदद की जरूरत है? ये आखिरी सवाल बहुत जरूरी है। कभी कभी अकेले ये करना मुश्किल होता है,
मुझे लगता है बेटी फोर्ड, जो अमेरिका के राष्ट्रपति की पत्नी थी, उनका उदाहरण यहाँ बिल्कुल फिट बैठता है। हाँ, वो एक बहुत शक्तिशाली उदाहरण है। वो शराब की लत से जूझ रही थी और उनका परिवार बहुत परेशान था। हाँ, उनके परिवार ने एक साथ मिलकर उनसे बात की, जिसे इंटरवेंशन कहते हैं। उन्होंने कहा, हम आपसे बहुत प्यार करते, लेकिन हम अब आपकी इस जीवन शैली का समर्थन नहीं कर सकते। मतलब उन्होंने एक सीमा तय की। हाँ, और परिणाम भी बताया। अगर आप इलाज के लिए तैयार नहीं होती हैं, तो हमें अपनी जिंदगी बचाने के लिए आपसे दूरी बनानी पड़ेगी। ये तो बहुत बड़ा परिणाम था। और क्योंकि ये उनके सभी प्रियजनों की तरफ से आया, इसलिए बेटी फोर्ड इलाज के लिए जाने को तैयार हो गईं। ये दिखाता है कि सही तरीके से लागू किए गए परिणाम किसी की जिंदगी बदल सकते हैं। ये सब कुछ मानसिक रूप से बहुत थका देने वाला हो सकता है। बहुत ज्यादा। सिर्फ इन रणनीतियों के बारे में बात करना ही इतना भारी लग रहा है, तो असल में इन्हें लागू करना कितना मुश्किल होगा। इसीलिए लगभग सभी स्रोत आत्म देखभाल पर बहुत ज्यादा जोर देते हैं। ये सबसे जरूरी हिस्सा है। इन सब रणनीतियों की नींव ही यही है। भरोसेमंद दोस्तों या परिवार से बात करना, अपने आत्म मूल्य को पहचानना, ये याद रखना कि उनकी बातें और उनका व्यवहार आपके बारे में नहीं, बल्कि उनके अपने अंदर की असुरक्षाओं के बारे में है। और एक और कदम है, भावनात्मक अलगाव सीखना। भावनात्मक अलगाव, ये सुनने में थोड़ा ठंडा और कठोर लगता है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब अपनी भावनाओं को दबाना या पत्थर बन जाना नहीं है। अच्छा। इसका मतलब है ये चुनना कि आप दूसरे व्यक्ति के व्यवहार को अपनी मानसिक स्थिति पर हावी नहीं होने देंगे। ये एक तरह से उनके ड्रामे को एक दर्शक की तरह देखना है, न कि उसमें एक किरदार बनकर। मतलब ये समझना कि वे जो कुछ भी कह रहे हैं या कर रहे हैं वो आपके मूल्य का प्रतिबिंब नहीं है। बिल्कुल, ये उनकी अपनी कहानी है और आप उसमें एक छोटा सा किरदार बनने से इनकार कर सकते हैं। ये उस गहरी बात से जुड़ता है जो मुझे एक लेख में मिली थी, जो रेडिट पर हुई एक चर्चा से ली गई थी। बताइए। उसमें किसी ने लिखा था कि ऐसे लोगों के साथ दिमागी खेल में उलझना अक्सर अपने बचपन के किसी गहरे घाव को फिर से जीने जैसा होता है। ओहो, ये तो बहुत गहरी बात है। हाँ, हम अनजाने में उस व्यक्ति से वो स्वीकृति या सम्मान पाने की कोशिश कर रहे होते हैं जो हमें शायद कभी बचपन में नहीं मिला, और असली जीत उन्हें उस खेल में हराने में नहीं है, बल्कि यह महसूस करने में है कि आपको ये खेल खेलने की जरूरत ही नहीं है। हाँ, बिल्कुल। असली जीत उस खेल के मैदान से बाहर निकल जाने में है। और कभी-कभी सबसे समझदारी भरा और साहसी कदम बस उस स्थिति से या उस रिश्ते से दूर चले जाना होता है। ये हार नहीं है। नहीं, ये अपने मानसिक स्वास्थ्य को प्राथमिकता देना है, ये खुद को सम्मान देना है। अच्छा, एक स्पेनिश वीडियो स्रोत में एक बहुत चालाक तकनीक बताई गई थी जब आप तुरंत दूर नहीं जा सकते। हाँ, वो बहुत दिलचस्प है। वो कहते हैं कि बस सामने वाले की कही हुई आखिरी 3 बातों को एक सवाल के अंदाज में दोहरा दें और फिर चुप हो जाएं। मतलब अगर कोई कहे तुम कभी मेरी बात नहीं सुनते, तो मैं बस कहूं मेरी बात नहीं सुनते। हाँ, और फिर खामोश हो जाएं। ये बिना किसी अपमान या बहस के सामने वाले को अपने ही शब्दों पर सोचने के लिए मजबूर कर देता है। वाह, ये दिखाता है कि सत्ता का संतुलन कैसे एक छोटे से बदलाव से बदल सकता है, बिना किसी बड़ी लड़ाई के। तो इन सभी स्रोतों को एक साथ मिलाकर देखें तो इसका सार क्या है? एक तरह से हमारे लिए एक एक्शन प्लान क्या होगा? मुझे लगता है पहला कदम है समझना, आप किसी तर्कसंगत व्यक्ति से नहीं, बल्कि एक बेहद नाजुक अहंकार वाले व्यक्ति से बात कर रही हैं, जिसे लगातार सत्यापन की जरूरत है। हाँ, ये बुनियाद है। ए रॉक बने, उबाऊ बने, उनके ड्रामे को खुराक न दें। अपनी बाड़ बनाएं। हाँ, तीसरा, अपनी बाड़ बनाएं। परिणामों के साथ स्पष्ट सीमाएं निर्धारित करें और उन पर टिके रहें। और शायद सबसे जरूरी, अपने आत्म मूल्य को किसी और के व्यवहार से ना आंकें और अपनी भलाई को हमेशा सबसे ऊपर रखें। और अंत में एक विचार, अगर इन बातचीत में उलझना वाकई किसी पिछले घाव को फिर से जीने जैसा है, जैसा कि उस रेडिट चर्चा में कहा गया था, तो यह सोचने लायक है कि हमारी जिंदगी में कौन सी कहानी है जो बार बार दोहराई जा रही है। और उस खेल के मैदान के बाहर, हाँ, उस खेल के बाहर अपने लिए एक सचमुच नया अंत कैसा दिख सकता है। ये आत्मचिंतन का एक बहुत शक्तिशाली बिंदु है।